ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी फोर्थ यूनिट, दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो देखिए, अभी तक हमने ट्रांसफॉर्म की दो टेक्निक पढ़ी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए, और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए ही पढ़ा था। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म आपकी दोनों सिग्नल के लिए एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूस सिग्नल के लिए भी एज वेल एज डिस्क्रीट सिग्नल के लिए। बट आपके सिलेबस में केवल अभी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए ही है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, CTFT। और डिस्क्रीट के लिए हम बोलते हैं DTFT, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो डिस्क्रीट के लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट होता क्या है। बेसिकली जब भी कोई जो हमारा सिग्नल है, अगर वो डिस्क्रीट इंटरवल पे डिफाइन है, जैसे कोई सिग्नल अगर मेरा यहाँ पे डिफाइन है, फिर यहाँ डिफाइन है, फिर यहाँ डिफाइन है, फिर यहाँ डिफाइन है, इसी तरह से नेगेटिव में भी यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ डिफाइन है, तो इस तरह का जो सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट सिग्नल कहलाता है। इस सिग्नल को अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो हमारी डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म टेक्निक कहलाती है, जिसमें हमारी फोरियर से भी आप कर सकते हो उसको DTFT टेक्निक यूज करके, या फिर आप जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करते हो। तो बेसिकली जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो भी एक ट्रांसफॉर्म टेक्निक है जो आपके टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाती है, बट ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करती है। ठीक है। इसमें जो सिग्नल होता है वो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, कंटिन्यूस सिग्नल नहीं होता। ठीक है। तो जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये बहुत सिंपल है, फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ बेटा बोलो। सर वो एक चीज पूछ रहा था मैं, सर वो यस। सेशनल होंगे उसमें सर कौन कितने चैप्टर आएंगे सर? हाँ बताओ। यूनिट कितने आएंगे सर उसमें? बेटा जब सेशनल होगा ना तब बता देंगे हम, मैक्सिमम 2 यूनिट देंगे कोई सी भी। सर ठीक है। क्योंकि तो आप ईमेल आया टेंशन था ना सर। लो, आप अगर आपका पहला सेशनल होगा तो पहले सेशनल में केवल हम 2 यूनिट कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट जो सिग्नल वाली थी, और सेकंड यूनिट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब ठीक है सेकंड सेशनल होगा, सेकंड करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म, और थर्ड सेशनल में फिर हम या तो पांचों यूनिट लेंगे या फिर लास्ट की 2 यूनिट ले लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि अभी सेशनल की डेट मेरे ख्याल से कोई फाइनलाइज नहीं हुई है। सर जैसी फाइनलाइज होती सर है तो आप मेल ये आई थी मान के सर। चलो कि फर्स्ट 2 यूनिट आपकी पहले सेशनल के लिए रिजर्व रहेगी। सर मेल सर हाँ कल आया बेटा है। मेल आई मेल थी सर आज। मेल के आया है लिए। सर आज बोलिए। 28 सितंबर से सेशनल है सर, आज मेल आया था। हेलो, कोई सर डाउट है मेल किसी आया को था इसमें? सर, मेल आया था सर हमें 28 तारीख के चलिए लिए। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, सर मेल आया हुआ था सर। 28 तारीख बोली है? जी सर। 28 तारीख के लिए बोला है? हाँ कोई दिक्कत जी नहीं है, जब भी सेशनल होगा मैंने आपको बता दिया, 28वां हो, 25वां, 26वां, जब भी होगा फर्स्ट 2 यूनिट जो होंगी वो आपकी फर्स्ट सेशनल में आएंगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स वाला जो है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अगर हम एक काम कर लेंगे, इसको जेट ट्रांसफॉर्म को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में फिर रिवीजन करा दूंगा, 5 यूनिट स्टार्ट नहीं कराऊंगा। ठीक है। ये शुरू कर देते हैं अभी। हाँ ठीक। चलिए, तो जेट ट्रांसफॉर्म का भी काम देखिए यही होता है, सिग्नल को ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। अब जो जेट ट्रांसफॉर्म है किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिनोट किया जाता है XN। देखिए यहाँ जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको आपने डिनोट किया था XT से। ठीक है। और ब्रैकेट छोटा वाला यूज किया था। यहाँ जब हम डिस्क्रीट सिग्नल को डिनोट करते हैं तो उसको डिनोट करते हैं XN से, और ब्रैकेट बड़ा वाला यूज करते हैं। ये पहचान होती है कि कई डिस्क्रीट सिग्नल को डिफाइन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड होता है बेसिकली ये वाला जो ब्रैकेट है ये डिस्क्रीट सिग्नल को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जनरली हम एन जो होता है इसके लिए ऐसे यूज करते हैं। तो ये जो इसकी डेफिनेशन होती है, जैसे आपने फोरियर के लिए पढ़ा, वहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे चूंकि ये डिस्क्रीट लेवल पे है तो यहाँ पे हम समेशन का यूज करते हैं। तो सिग्मा n इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी XN/z की पावर -n। तो XZ आपका ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल होगा, Z जो होगा, Z इक्वल्स टू होता है R इंटू ई की पावर j ओमेगा, R इंटू ई की पावर j ओमेगा Z होता है। ठीक। तो ये हमारी डेफिनेशन है, इसी का यूज करेंगे हम जो बेसिक सिग्नल्स होंगे उसकी Z ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे एक चीज और है कि जो DTFT है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम Z की जगह क्या रख दें, ई की पावर j ओमेगा पर अगर Z ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करें। ठीक है। तो आप DTFT भी कैलकुलेट कर सकते हो, हालांकि इसकी कोई जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि ये चीज आपके सिलेबस में है ही नहीं।
बट फिर भी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जेड ट्रांसफॉर्म जो होती है, देखिए सिग्नल जो होता है हमारा, दो तरह का सिग्नल हो सकता है बेटा। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो लिमिट हमारी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। अब मैं इस लिमिट को इस तरह से बता सकता हूँ कि कोई मेरा सिग्नल है वो यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, -इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, और -इन्फिनिटी से आ रहा है, ये -इन्फिनिटी है इधर, और ये इधर +इन्फिनिटी है, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के लिए सिग्नल को हमने डिफाइन किया हुआ है, बट ये सिग्नल कहलाता है क्योंकि ये वाई एक्सिस के दोनों साइड में डिफाइन है। ये पास्ट वैल्यूज हैं, ये फ्यूचर वैल्यूज हैं, तो ये पास्ट वैल्यूज पे भी डिफाइंड है, फ्यूचर वैल्यूज पे भी डिफाइंड है। इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं टू साइडेड सिग्नल या बाइलेटरल सिग्नल या बोथ साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म हम इसको भी बोल देते हैं। तो ये बेसिकली बाइलेटरल हम इसको बोल दे रहे हैं। बाइलेटरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स पे डिफाइंड है, इसके इधर भी और आपके एक्सिस के इधर भी डिफाइंड है। अगर आपको कहा जाता है कि यूनिलेटरल या वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करें, तो वन साइडेड में फिर हम बात करते हैं एक साइड की। एक साइड का मतलब 0 से इन्फिनिटी, इसकी हम बात कर रहे हैं जनरली एक वन साइडेड में। लेकिन वन साइड आपकी दूसरी ये भी हो सकती है -इन्फिनिटी टू 0, बट जनरली जो हम बात करते हैं वन साइडेड सिग्नल की, वो 0 से इन्फिनिटी की बात करते हैं। तो ये कहलाती है हमारी यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक। तो यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म में आप एक साइड की बात कर रहे हैं केवल 0 से +इन्फिनिटी, तो देखिए हमने यहाँ लिमिट जो रखी है वो 0 से इन्फिनिटी रखी है। जबकि जब हम बाइलेटरल की बात कर रहे थे तो हमारी लिमिट थी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इसके अंदर दोनों साइड्स आ गए। इसको हम वन साइडेड और टू साइडेड ट्रांसफॉर्म भी बोल देते हैं। वन साइडेड इसलिए क्योंकि एक ही साइड होती है। तो दो नाम उससे आप इसको पढ़ते हो, जिसमें एक में तो हम बोलते हैं यूनिलेटरल या वन साइडेड, या फिर दूसरी तरफ हम इसको बोलते हैं अगर दोनों साइड पे डिफाइन है, बाइलेटरल या फिर बोथ साइडेड या टू साइडेड आपके जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की कि ये बेसिक डेफिनेशन होती है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली होती क्या है कि कहाँ कहाँ आपकी जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो जो हमारा वाई एक्स प्लेन है, ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ पे वो लाई कर रही है, कहाँ कहाँ पे वो कन्वर्ज कर रही है। तो अगर हमारा ये एक्सिस है जिसमें हमने एक वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस माना जाता है हमेशा, और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस माना जाता है, तो इसमें ये यूनिट सर्किल से हम डिफाइन करते हैं जेड प्लेन को। ये पूरा जेड प्लेन है, अगर ये इसके अंदर डिफाइन कर रही है, चलिए मैं इसको पहले यहाँ से समझाता हूँ आपको। जेड ट्रांसफॉर्म हमारे जेड इक्वल्स टू कितना मान लिया था हमने, e की पावर j ओमेगा ये होता है, ठीक है। तो ये आपका रेस्ट्रिक्ट करता है कि जो z है हमारा 1 पाएगा। तो जो हमारी ROC आएगी ये हमारी यूनिट सर्किल से रिप्रेजेंट की जाती है। अब यूनिट सर्किल का क्या कंसेप्ट है, मैं क्वेश्चन से क्लियर करूंगा आपको कि यूनिट सर्किल से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो अगर मैं इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं कि z की जगह r इंटू ई की पावर j ओमेगा, यहाँ भी हमने ये लिख दिया z की जगह r इंटू j ओमेगा। अब ये मेरा आ गया फंक्शन, इसमें मैंने -r की पावर -n को अलग कर दिया और e की पावर -j ओमेगा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो बस ये इंटीग्रेशन नहीं है यहाँ पे और ये t नहीं है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है ये मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म का है। तो बेसिकली समेशन वर्ड का यूज तब होता है जब आप डिस्क्रीट सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है बट डिस्क्रीट सिग्नल की। किस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म है, xn इंटू r की पावर -n, इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमारी, जिसको हम जेड ट्रांसफॉर्म बोल रहे हैं। तो ये दोनों एक ही चीज है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग टू जेड ट्रांसफॉर्म इवेल्युएटेड ऑन द यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल पर हम इसको इवेल्युएट करके चलते हैं। z इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एक चीज हो कि जो हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये सभी सीक्वेंस के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इनफाइनाइट का मतलब ये हमें नहीं पता है कि वो कितना बड़ा सिग्नल है कितना छोटा सिग्नल है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसका जो सम होगा वो डिफरेंट हो सकता है, उसका सम जो होगा वो फाइनाइट हम उसको नहीं कह सकते, एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि ये इसका सम एग्जैक्टली इतना ही होगा। तो अगर वो फाइनाइट नहीं है तो फिर हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट मींस हम हर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम किन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पढ़िए, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xn ओनली एग्जिस्ट इफ ROC इंक्लूड द यूनिट सर्किल। यानी कि अगर कोई फंक्शन है, हमने उसकी ROC ड्रॉ की और उसकी जो ROC है वो इस यूनिट सर्किल को इंक्लूड करती है,
यानी कि उस आरओसी में ये यूनिट सर्कल भी आ जाता है, तब तो हम उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। मान लीजिए आरओसी जो किसी की आ रही है वो इस तरह से आ रही है कि ये इस सर्कल के बाहर बाहर आ रही है, ठीक है, ये रीजन आ रही है हमारी, ये रीजन आ रही है बाहर बाहर की, ठीक है, ये इस सर्कल को इंक्लूड ही नहीं कर रही, बाहर इसके बाहर बाहर रीजन है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म बना पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। हम केवल किसकी बना पाएंगे, अगर कोई हमारी आरओसी ऐसी आ रही है कि ये हमारा सर्कल आ रहा है और इसके चारों तरफ जो है ये आरओसी है, तो इस आरओसी के अंदर हमारा जो यूनिट सर्कल है वो आ रहा है, तो ये इस तरह का जो फंक्शन होगा जिसकी आरओसी इस तरह से आ रही होगी, वहां पे यूनिट सर्कल इंक्लूड हो रहा होगा, तो उस फंक्शन की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल होता है। इसको एग्जांपल से हम लोग चेक करेंगे कि कैसे आरओसी आती है अभी, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है आरओसी की, कुछ सिग्निफिकेंस है थोड़ा सा कि आरओसी करता क्या है। तो बेसिकली आरओसी है क्या, ये एक रीजन है जहाँ पे ये जेट ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स करता है, ठीक। ये तो हमें पता ही है कि इनफाइनाइट सीरीज होती है तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सीरीज हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज नहीं करती है, ठीक। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, कि ये हमें बताती है कि वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच जेट ट्रांसफॉर्म कैन बी कैलकुलेटेड, ये जेड की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक। दूसरा, स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताती है। तीसरा, ये हमें सिस्टम की काउजलिटी के बारे में बताती है कि सिस्टम काउजल है कि नॉन काउजल है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक सिग्नल लेते हैं, xn इक्वल्स टू a टू द पावर n un। अब देखिए a की पावर n ये तो कांस्टेंट है, un क्या है हमारा, ये ut हमने पढ़ा था, यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, बट ut जो हमारा था वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। ये स्टेप सिग्नल कंटिन्यूस था, लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं यूएन की, तो यूएन क्या होगा, डिस्क्रीट सिग्नल होगा, बट ये भी एक ही साइड में होगा, 0 से इन्फिनिटी। तो हम इसको 0 से इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। यूएन का मतलब 0 से इन्फिनिटी ए की पावर एन, जो हमारी डेफिनेशन थी एक्स एन जेड की पावर माइनस एन, तो एक्स एन कितना हो गया, ए की पावर एन यूएन, और यूएन की वजह से लिमिट चेंज होगी 0 से इन्फिनिटी, तो अब ये रह गया केवल ए की पावर एन जेड की पावर माइनस एन, तो ये आ गया ए इंटू जेड इनवर्स की पावर एन, ठीक। अब इसको अगर आप देखिए ध्यान से देखें तो इस सीरीज को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं एन की वैल्यू को 0 रखता हूँ, अगर मैं एन की वैल्यू को 0 रखता हूँ, ये पूरा फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा, 1, ठीक। फिर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए जेड इनवर्स, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, प्लस ए जेड माइनस 2, इस तरह से सीरीज बढ़ती चली जाएगी, ठीक। अब इस सीरीज को रिप्रेजेंट करें अगर हम फंक्शन की फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है, ये तो आपने सीरीज पढ़ी होगी खूब, ठीक है, 12th में भी पढ़ी होगी और हो सकता है बीटेक फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में पढ़ी हो। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, अपॉन 1 माइनस जो डिफरेंस है इस टर्म से और प्रीवियस टर्म के बीच में, यानी कि ए जेड इनवर्स माइनस 1 कितना हो जाएगा, या इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, ए जेड इनवर्स अपॉन 1 कितना आ जाएगा, ए जेड इनवर्स। इसी तरह से इसके बीच का देखेंगे तो ये भी ए जेड इनवर्स आ जाएगा, ए जेड इनवर्स का जो डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गई 1/1 माइनस डिफरेंस जो हमारा आया, तो ये हमारा पूरा फंक्शन की जेड ट्रांसफॉर्म आ जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी आरओसी आप कैसे निकालेंगे। तो इसकी आरओसी आप ऐसे निकालेंगे बेटा, ये जो टर्म आती है ए जेड इनवर्स 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ठीक है, ये हमारी ये ए जेड इनवर्स, इसको 0 के इक्वल रख दो, ठीक है, या ग्रेटर देन 0 रख दो आप इसको, ठीक है, पॉजिटिव रख दो आप इसको। तो ग्रेटर देन 0 रखोगे, तो जब हम इसको ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो इसकी जो इक्वेट करने के बाद आएगा, अगर मैं इसको रखता हूँ 1 माइनस ए जेड इनवर्स ग्रेटर देन 0, और इसकी लिमिट को जब मैं थोड़ा सा इसको 1 को इधर लेके जाता हूँ तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए जेड इनवर्स इज स्मॉलर देन 1, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जेड इज ग्रेटर देन ए, ठीक। तो यानी कि जहां पे ए की वैल्यू जो जेड है वो ग्रेटर देन ए पे डिफाइन होगा। अब ए कितना ये हमें देखना है, तो सपोज ए अगर मेरा ये है, ए कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, अगर मैं इसको 1/2 ले लूं, 2 ले लूं, अगर ये ए 2 होता
तो ये यूनिट सर्किल के बाहर आता, ठीक है, यहाँ आ जाता। अगर मैं ए की वैल्यू 1/2 ले लूँ तो यूनिट सर्किल के अंदर आ जाएगा, ये 1 है इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट सर्किल है, ठीक। तो आरओसी जो होगी वो जेड ग्रेटर देन ए पे एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ए से बाहर बाहर जितनी रीजन शेडेड आपको दिखाई दे रही है यहाँ पूरे पे आरओसी डिफाइन करेगी, ये इन्फिनिटी तक है, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, यूनिट सर्किल के बाहर हर जगह ये जेड जो इसकी आरओसी होगी वो एग्जिस्ट करेगी, बस ए के अंदर स्मॉलर देन जो ए वैल्यूज होंगी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी आरओसी, ठीक। तो ये इस तरह से आप आरओसी कैलकुलेट करते हो, इसको आप ग्रेटर देन 0 रख देंगे। अभी और भी एग्जांपल लेंगे, पहले हम आरओसी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं आरओसी की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो आरओसी की प्रॉपर्टी क्या है कि आरओसी एक रिंग तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, जेड प्लेन पे जो ओरिजिन पे सेंटर्ड होती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, द फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्शन कन्वर्ज एब्सोल्युटली इफ एंड ओनली इफ आरओसी ऑफ द जेड ट्रांसफॉर्म इंक्लूड यूनिट सर्किल, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये चीज। आरओसी कैन नॉट कंटेन एनी पोल, आरओसी के अंदर कोई भी पोल नहीं आता है। पोल मतलब पोल क्या होता है कि ये जो हम रखते हैं जो डिनोमिनेटर में पोल, वो वैल्यूज होती हैं जिनके लिए आपका जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि अगर मैं इसको 0 रख दूं, अगर मैं इस टर्म को 0 के इक्वल रख दूं तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो वो वैल्यूज जिसपे मेरा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है वो पोल्स कहलाते हैं। तो जो पोल्स है हमारे वो इस सर्कल के अंदर नहीं आएंगे, जैसे ए मेरा एक पोल था तो ये पोल इस सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल के अंदर मेरा अगर वो आ गया तो फिर उससे बाहर आरओसी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो आरओसी के अंदर कोई पोल नहीं होता है। इफ एक्शन इज इनफाइनाइट ड्यूरेशन देन द आरओसी ऑफ एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट परहैप्स एट जेड इक्वल्स टू 0 या जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर मेरा एक्शन जो है फाइनाइट ड्यूरेशन का है तो मेरी जो आरओसी है या तो पूरा जेड प्लेन होगी 0 को छोड़ के, या फिर पूरे जेड प्लेन होगी इन्फिनिटी को छोड़ के, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एक्शन जो है राइट हैंड साइडेड सिग्नल है, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में बताया, तो ये क्या आती है, एक्सटेंड टुवर्ड्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट फाइनाइट पोल, जो फाइनाइट पोल से इन्फिनिटी तक जाती है, ये फाइनाइट पोल है और इससे इन्फिनिटी की तरफ मेरी आरओसी एग्जिस्ट करती है। अगर ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है देन द आरओसी एक्सटेंड इनवर्ड फ्रॉम द इनर मोस्ट नॉन जीरो पोल, यानी कि अगर मेरा लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो जो आरओसी आएगी ना वो, ये अगर यूनिट सर्किल है तो जो मेरा पोल आ रहा है अगर ये मेरा ए है, ठीक है, तो मेरी जो आरओसी होगी वो यहाँ एग्जिस्ट करेगी, बाहर नहीं करेगी, इस सर्कल के अंदर अंदर जो मेरा पोल आ रहा है, ठीक है, इनर मोस्ट पोल, ये उसके अंदर अंदर एग्जिस्ट करेगी, ठीक। एक चीज ये हो गया, दोनों साइडेड सिग्नल है तो क्या होगा कि जो आरओसी होगी इससे बाहर और इससे अंदर, तो ये इस रेंज में डिफाइन होगी, इस तरह की रेंज में डिफाइन होती है, ठीक। और आरओसी को हम कनेक्टेड रीजन बोल देते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने कुछ समरी बनाई है कि अगर फाइनाइट है, राइट साइडेड है, तो एंटायर जेड प्लेन पे होगी, केवल जेड इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लेफ्ट साइडेड है, जिसको हम एंटी काउजल भी बोलते हैं, तो ये एंटायर जेड प्लेन पे होगी, जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे नहीं होगी। अगर ये दो साइडेड में है तो ये पूरे जेड प्लेन पे होगी, जेड इक्वल्स टू 0 और इन्फिनिटी पे नहीं होगी। भाई राइट साइडेड के लिए 0 पे थी, लेफ्ट के लिए इन्फिनिटी थी, अगर दोनों साइड में है तो 0 पे भी नहीं होगी, इन्फिनिटी पे भी नहीं होगी, बाकी सब जगह पे एग्जिस्ट करेगी। अगर ये, अब बात कर रहे थे फाइनाइट की, अब अगर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के बारे में देख लो, अगर ये इनफाइनाइट है तो फिर ये सर्कल की रेडियस पे डिपेंड करेगी, जो सर्कल की रेडियस है r1 उसके एक्सटीरियर में ये डिफाइन होगी, और अगर लेफ्ट साइडेड है तो इंटीरियर पे डिफाइन होगी, और अगर दोनों साइडेड है तो उन दोनों के बीच में डिफाइन होगी, ठीक है। तो ये हमारी आरओसी है और इस तरह से डिफाइन होगी। आप देखिए ये मेरा एक राइट साइडेड सिग्नल है जिसको मैं काउजल बोल रहा हूँ, तो ये मेरी सर्किल के बाहर बाहर डिफाइन होगी, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइडेड है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो ये मेरी सर्किल के अंदर अंदर डिफाइन होगी, और अगर ये बोथ साइडेड है तो जो इसकी रेडियस है r1 और दूसरे की रेडियस जो r2, उसके जो रिंग बनेगा उसमें ये डिफाइन होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी आरओसी हो गई। अब ये देखिए एक और एग्जांपल है, ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है जो हमने यहाँ किया था, बस हमने क्या किया, इसको माइनस लिया और जो सीक्वेंस है वो नेगेटिव ले लिया।
यानी कि जो राइट साइडेड सिग्नल था उसको हमने लेफ्ट साइडेड सिग्नल ले लिया। वो कैसे डिफाइन होगा, यू एन तो हो गया सिग्नल ये वाला, और माइनस एन माइनस वन कितना हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ और माइनस साइड में गया। यानी कि ये जो मेरा सिग्नल है ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से, ठीक। तो ये मेरा सिग्नल है। अब इसके लिए अगर ये एंटी काउजल सीक्वेंस है, इसके लिए मुझे अगर जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। फॉर्मूला सेम है, n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक हम इसको कर रहे हैं, माइनस ए की पावर n जेड की पावर माइनस n। यहाँ लिमिट चेंज करेंगे हम, तो क्या करते हैं, n की जगह m ले लेते हैं, n इक्वल्स टू माइनस m ले लेते हैं, ठीक। तो n इक्वल्स टू माइनस m लेंगे तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, ये लिमिट चेंज हो जाएंगी, 1 से इन्फिनिटी हो जाएंगी पॉजिटिव लिमिट, माइनस बाहर आ जाएगा, अल्फा की पावर हो जाएगी, देखिए यहाँ n है तो ये हो जाएगी माइनस m, ठीक। और z की पावर माइनस n थी तो ये हो जाएगी माइनस n, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि a अगर मैं लिमिट को बढ़ाना चाहूँ कि 0 से इन्फिनिटी करना चाहूँ तो मैंने क्या किया, 0 से इन्फिनिटी तो लिमिट कर दी, और जो a इनवर्स z आ रहा था वो मैंने बाहर ले लिया, ये कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, एडिशनली एक और कांस्टेंट ले लिया, ठीक। तो a इनवर्स z m इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a माइनस m और m, तो ये आ जाएगा a इनवर्स z और इसकी पावर m। और इसका जो लाप्लास अभी हमने कैलकुलेट, सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट किया था वो क्या निकल गया था, 1/1 माइनस ये वाला जो टर्म है a इनवर्स z। अब मुझे इसकी वो निकालनी है ROC, तो मैं क्या करूं, इसको 0 के ग्रेटर देन 0 रख देता हूं। अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 रखता हूं a इनवर्स z को, ठीक है, तो ये मेरी जो लिमिट निकल के आएगी फॉर a इनवर्स z स्मॉलर देन 1 आ जाएगा, ठीक। ये z जो आएगा वो ग्रेटर देन अल्फा आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा हम इसको ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं जो डिनोमिनेटर में ROC निकालने के लिए। तो z इज स्मॉलर देन a। अब ये कह रहा है कि जो z है वो कहां पे कन्वर्ट कर रहा है, स्मॉलर देन a वैल्यू पे। तो पहले हम a मैग्नीट्यूड का एक सर्कल बना देंगे, जो भी a होगा हमारा, a 1 है 2 है, अगर 2 है तो बाहर आ जाएगा, 1 से छोटा है तो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अंदर आ जाएगा, और जो हमारी ROC है फिर वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि z जो है वो हमारा स्मॉलर देन a पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो स्मॉलर देन a तो मेरा यही है, यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ROC कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा राइट साइडेड सिग्नल था उसमें सर्किल के बाहर बाहर आ रही थी, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो इसमें ROC सर्किल के अंदर अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये बात हुई ROC की। अब पहले आप एक क्विज करिए, मैं क्विज एक दे रहा सेकंड हूँ। सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो है सर, नया लड़का है ना हर्ष गोयल सर, वो हाँ हाँ हाँ। ज्वाइन करना चाह रहा है सर, उसको वो दे दो एक बार अच्छा एक मिनट कंफर्मेशन। रुक जाओ, मेरे पास अभी रिक्वेस्ट आई है, उससे बोलो दोबारा भेजेगा मुझे रिक्वेस्ट। मैंने ओके उसको अलाउ तो कर रखा था बेटा पहले भी। सर, उसका भी मैसेज आया था कि एक बार सर से कह दो अलाउ करने। अरे यार वो असल में क्लास करते हुए ना मोबाइल पे ध्यान नहीं जाता है, उसने यस मुझे भी किया होगा तो मुझे पता नहीं चलता। हाँ यार मैसेज आया तो है उसका, उस हाँ आ गई रिक्वेस्ट, ठीक है चलिए कोई नहीं। मैं आपको क्विज का लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है बीच में ना तो इंटरप्ट करके बोल दिया करो कि सर वो आना चाह रहा है या उसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो बीच में बता दिया करो बेटा, ठीक है, वेट मत किया करो उसके लिए। यस सर। 954860 is your code, 954860। मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ।
कुछ चल रहा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें? बेटा क्विज चल रहा है आप लोगों का या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? चल रहा है सर, सही है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म में आपने क्या क्या देखा कि भाई आरओसी जो हमारी होती है वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप। ठीक है, उसके लिए आप डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन 0 रख रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो। ठीक है, तो उससे हमारी आरओसी निकल कर आ रही है कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो हमने दो सिग्नल के लिए निकाला, एक सिग्नल हमने लिया जिसमें हमने पॉजिटिव सीक्वेंस लिया, दूसरा सिग्नल लिया जिसमें हमने के नेगेटिव सीक्वेंस लिया u माइनस एन माइनस वन। ठीक, अब कुछ वैसे भी सिग्नल है जैसे इम्पल्स सिग्नल है। ठीक है, तो इम्पल्स सिग्नल के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लीजिए। जैसे इम्पल्स सिग्नल क्या हो गया, n माइनस एन नॉट। ठीक है, तो n माइनस एन नॉट, ये n नॉट टाइम पे डिफाइन है, n नॉट टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये n नॉट इस सिग्नल के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मेरा सिग्नल यहाँ डिफाइन होता 0 पे, तो मैं इसको लिखता डेल n। केवल एक ही पल्स होती है, अगर मेरे पास एक ही सिग्नल वो होता इम्पल्स होता मेरे पास। लेकिन यहाँ मुझे कहाँ दिया हुआ है, n माइनस एन नॉट पे, तो n नॉट पे मुझे गिवन है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे गिवन है। तो इसके लिए मुझे अगर z ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि k इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट फाइनाइट नंबर है हमारे पास n, x k z की पावर माइनस k इक्वल्स टू 0 टू n, या n समझ लो इसको, डेल n माइनस एन नॉट z की पावर माइनस k। अब चूंकि ये डिफाइन ही केवल n नॉट पे है, ठीक है, तो कुछ नहीं रह जाता, हम सीधे सीधे इसको क्या लिखेंगे, z की पावर माइनस एन नॉट। ये n नॉट पे डिफाइन है, बाकी किसी n की वैल्यू पे डिफाइन ही नहीं है, तो z की पावर माइनस एन नॉट। तो जो ये टाइम इंटरवल आता है वही z की पावर में आके चला जाता है। तो डेल n माइनस एन नॉट कितना हो जाएगा, z की पावर n माइनस एन नॉट। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप इस एग्जांपल को देखिए कि अगर xn हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसको मैं ये कह रहा हूँ। अब देखिए सीक्वेंस को मैं अगर ड्रॉ करूँ तो दो मैग्नीट्यूड है कहाँ पर, n पे, यानी कि जो मेरा सिग्नल का मेरा पहला इंपल्स है मुझे यहाँ मिल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। फिर 3 डेल n माइनस 1, यानी कि 3 मिल गया मुझे, 3 यहाँ मिल रहा है, ये 3 है, कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है। 5 n माइनस 2, 5 मुझे मिल रहा है कहाँ पे, 2 पे। ठीक, 2 डेल n माइनस 3, या अब ये 2 आ गया, 3 पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये सीक्वेंस मेरा कुछ इस तरह का, ये मेरा एक्सिस है, ये 2 है, ठीक, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है। ये जो सिग्नल है मेरा ये 0 पे डिफाइन है 2, ये सीक्वेंस मेरा 1 पे डिफाइंड है, ये मेरा 2 पे डिफाइंड है, ये मेरा 3 पे डिफाइंड है। अब मुझे इसके लिए अगर लिखना है तो 2 का कितना होगा, इसको सीरीज से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम पावर सीरीज बोल रहे थे, हमने पीछे बताया भी था एक पॉइंट में। तो 2 पे हम अगर इसका z ट्रांसफॉर्म ले तो कितना हो जाएगा, ये तो चूंकि n पे ही है तो इसकी पावर तो 0 है, तो z की पावर 0 कितना हो जाएगा, z की पावर 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा 2। ठीक है, 3 डेल n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि n में कितना शिफ्ट है, माइनस 1 का, तो z की पावर हो जाएगा माइनस 1, तो z माइनस 1 और 3 मेरा पहले से था, तो 3z इनवर्स। सिमिलरली जब माइनस 2 था तो 5z माइनस 2, जब हमारे पास 3 था तो हमने उसको लिखा 2z की पावर माइनस 3। तो एक तरीका तो ये भी होता है कि हम इसको हर सिग्नल के जो इम्पल्स हैं उसको डिफाइन करते चले जाए इम्पल्स सिग्नल की फॉर्म में और उसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका वही है जो हम करते आ रहे हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जेड ट्रांसफॉर्म की, प्रॉपर्टीज देखिए जितनी भी ट्रांसफॉर्म है सबका अच्छे से समझ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कम से कम भी नहीं तो 3 हमारे पास ट्रांसफॉर्म टेक्निक है, तीनों ट्रांसफॉर्म टेक्निक से एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जरूर आएगा, यानी ये 3 क्वेश्चन तो प्रॉपर्टीज से ही होगा। और प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है सारी, जितनी भी ट्रांसफॉर्म है लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि अगर ए की मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई यहाँ हो रही है, बी की यहाँ हो रही है, तो इसी एम्पलीट्यूड की या इसी जो कांस्टेंट इसी की मल्टीप्लाई हमारी ट्रांसफॉर्म्ड होने के बाद भी दिखाई देगी। ठीक, तो इसको प्रूफ भी कर लिया कि एक्स जेड ले लिया हमने, क्या करेंगे n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक चले गए, a x1n b x2n, जेड इनवर्स अलग अलग कर लिया, इसको अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया। यही प्रॉपर्टी तो हमारी लीनियर प्रॉपर्टी है जिसको हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो लीनियर प्रॉपर्टी को सभी फॉलो करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म टेक्निक जिसकी भी जितनी भी हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चंस इसमें से 100% आएंगे ही आएंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स पे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी टाइम शिफ्टिंग, ये प्रॉपर्टी भी आप सब में पढ़ रहे हो, जब टाइम में शिफ्ट होता है और सबका रिजल्ट भी सेम है, जितना शिफ्ट होता है उसमें हम जब लाप्लास कर रहे हैं तो e की पावर माइनस एस टी लिख देते हैं, जब फोरियर लिख दे रहे हैं
तो वहां पे e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट लिख दे रहे हैं। अब जब z ले रहे हैं तो यहाँ z की पावर माइनस एन नॉट लिख दे रहे हैं। बाकी जो एक्स एन के ट्रांसफॉर्म है वो हम एक्स जेड की फॉर्म में लिख ले रहे हैं। तो ये टेक्निक हमारी सब में सेम है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो इसका प्रूफ है, प्रूफ कैसे कर रहे हैं कि वाई जेड इक्वल्स टू एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एन नॉट जेड की पावर माइनस एन। अब एन माइनस एन नॉट को एम मान लो, तो एम इक्वल्स टू हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एम, और एन माइनस एन नॉट कितना हो जाएगा, जेड की पावर माइनस एम प्लस एन नॉट। भाई एम माइनस एन नॉट को एम लिख देना, तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम प्लस एन नॉट। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लो, जेड की पावर माइनस एम इंटू जेड की पावर एन नॉट। तो जेड की पावर माइनस एन नॉट को तुमने बाहर ले लिया और ये आ गया इधर। अब ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो बचा, दिस फंक्शन इज दिस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एच जेड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स जेड, तो जेड की पावर माइनस एन नॉट बाहर आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर जेड ट्रांसफॉर्म। बहुत सिंपल ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स है और सभी में यही आता है। ठीक है, सभी ट्रांसफॉर्म टेक्निक में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी बहुत आती है। इसके बाद डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, या इसको कई बार आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के नाम से भी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, देखिए एन का। तो या तो इसको डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, बात एक ही है, आपको अलग अलग उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो एन एक्स एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है माइनस जेड, ठीक है, माइनस जेड लिख देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स जेड का, डी एक्स जेड बाई डी जेड। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने एक्स जेड लिया, एक्स जेड कितना होगा, एन माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन, ये होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, तो डी माइनस जेड से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो माइनस जेड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड की पावर माइनस एन कितना आ जाएगा, माइनस एन एक्स एन जेड की पावर माइनस एन माइनस वन, ये मेरा डिफरेंशिएशन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन यहाँ है, माइनस साइन यहाँ, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस एन एक्स एन जेड की पावर माइनस एन। चूंकि ये जेड जो है जब अंदर जाएगा तो जेड की पावर प्लस वन है, तो जेड की पावर प्लस वन और जेड की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा जेड की पावर माइनस एन। तो ये मेरा फंक्शन निकल के आ गया एन एक्स एन, यानी कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्स एन, ये मेरे निकल के आई, जिससे प्रूव हो जाती है कि ये हमारी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन्हीं प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे स्केलिंग इन जेड डोमेन। अगर आपको जेड डोमेन पे स्केलिंग करनी है, सपोज एक्सएन का जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो एक्स जेड है, तो अगर आप में कोई कांस्टेंट की पावर एन मल्टीप्लाई हो जाती है, सपोज टू की पावर एन मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, ठीक है, ए की पावर एन मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालिए एक्स जेड, और जहां जहां जेड है उसके अपॉन में जेड अपॉन ये जो जेड नॉट था इसको डाल दीजिए। ठीक है, टू की पावर एन है तो जेड अपॉन टू, थ्री की पावर एन है तो जेड अपॉन थ्री, एक्स की पावर एन तो जेड अपॉन एक्स, जो भी है यहाँ पे आप डाल दीजिए, और जो आपकी आरओसी है वो भी जेड नॉट पे स्केल हो जाएगी फिर। ठीक है, प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ कर लीजिए, जेड नॉट की पावर एन एक्स एन, ये आपने एज इट इज लिख दिया डेफिनेशन से। अब ये जेड नॉट की पावर एन एक्स एन, ये जेड नॉट की पावर एन आपका कहाँ चला जाएगा, इसके साथ में आप लिख देंगे पावर एन को, तो जेड अपॉन जेड नॉट और इसकी पावर माइनस एन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी जेड ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक्स जेड अपॉन जेड नॉट। तो इस तरह से आप स्केलिंग भी कर सकते हैं, ये स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे आप स्केल कर रहे होते हैं जेड की वैल्यू को। ठीक, और इसके अलावा आपकी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है। टाइम रिवर्सल में क्या है कि अगर एक्स एन का एक्स जेड है और एन की जगह माइनस एन कर दोगे तो जेड की जगह जेड इनवर्स हो जाएगा, तो वन अपॉन जेड लिख सकते हैं आप उसको। ठीक, यहाँ पे पावर माइनस में चली जाएगी, तो एक्स जेड इनवर्स हो जाएगा। माइनस एन रख दिया तो ये आ जाएंगी लिमिट इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट वही रहेंगी, तो ये हो जाएगा एक्स एम
और जेड की, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा आ रहा है प्रूफ हो जाती है। तो सिंपल प्रॉपर्टीज है, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। जेड ट्रांसफॉर्म सबसे सिंपल पड़ती है जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, बट जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं होगा। मेरे यहाँ बताने से ये सब्जेक्ट ऐसा है, या तो मैं क्लास में आपको जब कराऊंगा, जब भी हमें मौका मिलेगा, अगर क्लास होगी तो फिजिकल, तब मैं आपसे वही 1 to 1 आपसे बता पाऊंगा, है ना, या फिर आप इसको खुद से करें और फिर प्रॉब्लम का डिस्कशन। हाँ बेटा। सर इसका प्रूफ भी आएंगे एग्जाम में? हाँ बेटा बताओ। प्रूफ? सर बिल्कुल। इसके प्रूफ भी आएंगे देखो एग्जाम आपसे में? क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूव। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बता रहा हूँ ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूव टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। अब क्वेश्चन 7 नंबर का है। अब सोचो 7 नंबर में आप, ऐसा तो नहीं है कि 2 लाइन लिख के छोड़ दोगे, गलत तो नहीं कर रहा हूं? ये डिपेंड करता है बेटा, जब क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जो पार्ट आता है उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाए कि एक्सप्लेन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तब आप केवल 2 लाइन लिख के बता दो कि ये होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 7 नंबर में, यानी कि वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ कंपल्सरी हो जाता है। फिर डिपेंड करता है कि कितने नंबर में आ रहा है। जनरली 7 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, इससे 2 नंबर में आता है। एक प्रॉपर्टी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ ली, एक प्रॉपर्टी आपसे 7 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ ली। तो जो 2 नंबर में है वहां पे आप प्रूफ मत करिए, जहां 7 नंबर में पूछ रहा है वहां आपको प्रूफ करना पड़ेगा, चाहे वो लिखे या ना लिखे। हाँ, अगर वो ये कहे 7 नंबर के क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, और आपको सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, तो 6-7 फिर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करिए, हर प्रॉपर्टी की 3-3 लाइन लिखिए, 4-5 प्रॉपर्टी को डिफाइन करिए, वो सफिशिएंट होगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। कई बार प्रूफ करना पड़ता है, कई बार नहीं भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टीज होगी, जो इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। ठीक, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो सीक्वेंस है यूनिट स्टेप सिग्नल है, और एन, यहाँ पे एन से मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो एन एक्सन वाली फॉर्मेट बन जाती है। ठीक, तो एन एक्सन वाली फॉर्मेट में हमें क्या करते हैं, हम केवल एक्स एन का वो निकालते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म। हम एन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अगर हमारे पास एक्स एन जो है वो किसके इक्वल है, यू एन के इक्वल है। मैं एन को भूल जा रहा हूँ, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। एक्स एन जो है वो यू एन के इक्वल है, और यू एन का जो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म है वो कितना आएगा, 1/1 माइनस जेड इनवर्स, क्योंकि हम शुरू में निकाल चुके थे ए की पावर एन वाला करके। तो 1/1 माइनस जेड इनवर्स, ये मेरा एक्स जेड आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, चूंकि यहाँ एन से मल्टीप्लाई है तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और माइनस जेड से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, माइनस जेड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो डी एक्स जेड बाई डी जेड, तो डी बाई डी जेड ऑफ 1/1 माइनस जेड इनवर्स। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस जेड तो पहले से ही है, यह आ जाएगा जेड की पावर -2 1 माइनस जेड इनवर्स के स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इस फंक्शन का, n इंटू यू एन का। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर और एक क्वेश्चन देखना चाहते हो तो एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। सबको देखिए, यही एक क्वेश्चन है। यहाँ क्या है कि आपको माइनस, ये सपोज कोई कांस्टेंट है 1/2 की पावर n u माइनस n माइनस 1। दूसरा सीक्वेंस है 2 की पावर n u माइनस n माइनस 1। 2 सीक्वेंस है हमारे पास। हमने इसको प्रूव किया था कि जब इसको हमने किया था तो इसका कितना आया था, देखिए एक्स एन इक्वल्स टू माइनस 1/2 की पावर n u n, ये तो एज इट इज लिख लिया हमने। यहाँ पे हम इसकी जेड ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, एक्स जेड इक्वल्स टू आ जाएगा इसकी जेड ट्रांसफॉर्म और फिर इसकी भी जेड ट्रांसफॉर्म। ये माइनस करके हमने माइनस साइन ले लिया क्योंकि यहाँ माइनस आना चाहिए, तो माइनस साइन यहाँ ले लिया, इसको माइनस ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका कितना हो जाता है, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। ए कितना है 1/2, और इसका कितना हो जाएगा 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, ए कितना हो जाएगा 2। तो जो हमारे दोनों फंक्शन है, ठीक, एक के लिए तो हो जाएगा 1/2 से स्मॉलर देन, एक के लिए हो जाएगी 2 से ग्रेटर देन। ये जो हमारी आरओसी आई थी, अगर आपको ध्यान हो, ये वाला जो सिग्नल था इनसाइड दी सर्कल आ रही थी, इनसाइड दी सर्कल आ रही थी। तो ए जो है हमारा, एक पार्ट में तो 1/2 है, दूसरे पार्ट में 2 है। ठीक, तो देखिए ये
पहले पार्ट में तो जो आरओसी हमारी वो यहाँ एग्जिस्ट करेगी, स्मॉलर देन a/2 पर, ठीक। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है इसमें यहाँ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, ट्रू वाले पे। अब लेकिन क्या है कि ये जो सिग्नल है ये सिग्नल इन दोनों का सम है, ये सिग्नल इन दोनों का सम है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, वहीं पे तो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये तो ये वाला सिग्नल जो है ये तो ये कह रहा है ना इससे बाहर नहीं होगी, तो इससे बाहर भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, भले ही आधे सिग्नल के लिए कर रही है। अगर हम कंप्लीट सिग्नल की बात करें तो कंप्लीट सिग्नल यहाँ डिफाइन नहीं होगा। कंप्लीट सिग्नल कहाँ पे डिफाइन होगा, जहाँ पे ये दोनों कॉमन आरओसी शो कर रहे हैं। तो कॉमन आरओसी शो करने का तो केवल एक ही एरिया है, 1/2 से अंदर अंदर। तो 1/2 से अंदर अंदर यानी कि जो मेरी फाइनल आरओसी होगी वो ये होगी, इसमें जो कॉमन एरिया है वो ये होगा, ये इतनी मेरी आरओसी शो करेगा, इसके बाहर आरओसी नहीं होगी, इसके बाहर जेड मेरा कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है, जो मेरा फाइनल इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन के लिए है, ये सेकंड पार्ट के लिए है ट्रू वाली पावर के लिए, और ये मेरा फर्स्ट पार्ट के लिए, इसके लिए ये इसका है, ये इसका है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये पूरा उसका फिर ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं, और इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 - 1/2 जेड इनवर्स, दूसरे का आ जाएगा 1/1 - 2 जेड इनवर्स। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये फंक्शन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल ट्रांसफॉर्म टेक्निक होती है, बट आपको आरओसी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आरओसी पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक। आज के लिए इतने रखते हैं, एक और क्विज कर लेते हैं अभी। $490,174 is your code, 490,174 चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। दिस इज योर कोड फॉर क्विज, ठीक है, ज्वाइन।